अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम। एटम क्या है? एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एटम लाजमी पार्टिसिपेट। हिस्ट्री की बात करते हैं। शुरू शुरू में ये कहा जाता था कि एटम सबसे पहले ग्रीक फिलासफर आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सिंपल, जो एटम है वो सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम जो है सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जो डिवाइड नहीं हो सकते। वो उनका ये ख्याल था कि एटम could not be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided। वो कहते हैं कि बेसिक यूनिट तक पहुंचने के लिए जो एटम है हम उसको क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड नहीं कर सकते। सब डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम जो है वो क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल पार्टिकल है और हम इसको डिवाइड मज़ीद नहीं कर सकते, जिसे हम कहते हैं डेमोक्राइटिस। जो उसका ड्यूरेशन था 460 टू 370 BC। वो आया था, उसने क्या कहा था? उसने जो ये पार्टिकल थे इनको क्या नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। उसने क्या कहा था कि एटम ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। वो कौन सा वर्ड है? जिसे हम कहते हैं एटोमोस। इसका क्या मतलब है? इंडिविजिबल पार्टिकल्स। वो कहता था कि जो एटम डेमोक्राइटिस, इसने पार्टिकल्स को किसका नाम दिया था? एटम का नाम दिया था। उसने एक लफ्ज़ ड्राइव्ड किया था जिसे कहते हैं एटोमोस। वो कहता है कि जो एटम है वो एक लैटिन वर्ड एटोमोस से निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल पार्टिकल्स। लेकिन जो ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने भी यही कहा था कि एटम है वो क्या है? इंडिविजिबल है। लेकिन जो उनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उन्होंने नहीं दी थी। उसके बाद लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। क्वांटिटेटिव स्टडी हुई, उसमें क्या किया गया कि कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस को इनक्लोज किया गया। कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस को क्या किया गया? डिस्क्लोज किया गया दैट अ फ्यू एलिमेंट्स वाल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसके बाद ये कहा गया कि हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। उन्होंने कहा कि अगर एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है तो
एटम्स कंपाउंड जो हैं वो कैसे बनते हैं। उन्होंने जब कहा था कि एटम एक इंडिविजिबल है तो कंपाउंड कैसे बनते हैं और वो कब कैसे ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, कैसे ब्रोकन डाउन हो सकते हैं। उसके बाद एक मॉडर्न स्कूल टीचर 1808 के अंदर एक मॉडर्न स्कूल टीचर जिसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन आया था। उसने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने ये दो लॉ पेश किए थे और उसके बाद उसने एक एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी। एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। उसके मेन पोस्टुलेट ये थे कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो मैटर है वो किस चीज़ से बना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से। कि जो मैटर होता है वो क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना होता है। और विच उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वो क्या रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। लेकिन उसके बाद मॉडर्न रिसर्च आई, मॉडर्न रिसर्चेज आई। उन्होंने बताया कि एटम इज डिविजिबल पार्टिकल, एटम क्या है, डिविजिबल पार्टिकल है जो कि बना होता है कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ईटीसी। उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो होता है वो फर्दर सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हैप्रॉन, ईटीसी। वो कहते थे कि इस स्टडी के अंदर 100 से ज़्यादा सब यूनिट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा सब यूनिट्स डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब कि ये एटम के अंदर एक बेसिक सब यूनिट्स हैं, फंडामेंटल हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो हर वक्त एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये एक शेल हो गया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर,
लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं इसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सिफर होते हैं। ठीक हो गया। ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम। वो कहता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में मौजूद होते हैं। ये जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक हो गया। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट आया था जिसे हम जैकब बर्जीलियस कहते हैं, जैकब बर्जीलियस। उसने क्या किया था कि उसने डिटरमाइन किया था एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसने क्या किया था? एटॉमिक मासेस को फाइंड किया था और उसने इसके अलावा एक और काम भी किया था। उसने क्या किया था? एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक गिविंग एलिमेंट्स सिंबल, उसने एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम डेवलप किया था। उसने क्या किया था? एलिमेंट्स को सिंबल देने का एक सिस्टम भी डेवलप किया था। ये था आज का हमारा टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम्स। आज हमने इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, एटम क्या होता है और उसकी हिस्ट्री पढ़ी है और डिफरेंट ड्यूरेशन पढ़े हैं और इसके अलावा सर्चेज, और ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद है एविडेंस ऑफ एटम। ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम क्या है कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसको हम नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? जो आम माइक्रोस्कोप होती है वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स का जो साइज होता है 500 नैनोमीटर तक देख सकती है। अंडरस्टैंड? जो आम माइक्रोस्कोप होती है वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स का साइज 500 नैनोमीटर तक देख सकती है। लेकिन जो एटम्स है उसका साइज बहुत ही कम है। एटम का साइज क्या है? बहुत ही कम है। उसका एटम का जो डायामीटर है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻⁰ मीटर। एटम का ये क्या है? डायामीटर है। तो मतलब एटम्स का साइज तो बहुत ही छोटा होगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं एटम को स्टडी करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है शॉर्टर वेवलेंथ वाली। इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। उसने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके
उसने क्या किया था, ग्रेफाइट पीसेस को स्टडी किया था। उसने क्या किया था, एक ग्रेफाइट की एक प्लेट ली थी, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा था, तो उससे इस तरह की एक लाइनें शो हुई थी। वो कहता है कि जो ब्राइट बैंड है इन लाइनों के अंदर, इन लाइंस के अंदर ब्राइट बैंड जो होते हैं वो क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। ये क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। क्योंकि जो ग्रेफाइट है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। उसके बाद 20 सेंचुरी में एक्सरे आ गई। एक्सरेज के ज़रिए एटम को स्टडी किया गया। इसके ज़रिए एटम का डायामीटर फाइंड किया गया। एटम का डायामीटर मतलब एटम का डायामीटर कितना था, जो कि मैंने ऊपर बताया, 2 × 10⁻²⁰ इतना कम है। तो एटम्स का जो मास की रेंज है 10⁻² से 10⁻25 kg तक है। इतना मास है एटम्स का। लेकिन जो एटम्स का मास है उसको किस में फाइंड किया जाता है, एटम्स के मास को AMU के अंदर फाइंड किया जाता है। AMU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट। वो कहता है कि जो 1 AMU होता है वो कितने के बराबर होता है, 1.661 10⁻27। एक MU इतने kg के बराबर होता है। वो कहते हैं कि इतना एटम्स का साइज कम है, जो हम एक पेंसिल से फुल स्टॉप लगाते हैं उसमें तो मिलियंस की तादाद में होंगे एटम्स। वो कहता है कि जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक फुल स्टॉप जो होता है उसमें मिलियन की तादाद में एटम होते हैं। लेकिन जो एक एटम होगा वो क्या होगा, उसका तो साइज बहुत ही कम होगा। मतलब एटम एक छोटा से छोटा ज़रा है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करता है। आज हमने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम्स, एविडेंस ऑफ एटम्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल होता क्या है। अल्लाह हाफिज़।